Welcome in Power Math classes. In last videos, I was discussing about the conditional probability, independent events and multiplication theorem. हमने प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे प्रोबेबिलिटी के किए हैं, जिस पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देखी है, इंडिपेंडेंट थ्योरम्स भी पर प्रॉब्लम देखी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड थ्योरम पर प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब एक नया टॉपिक हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ नॉन एज टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल होंगे तो अपना आगे आने वाला जो बेस थ्योरम है वो भी बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड इट इज़ श्योर एंड सर्टेन यू विल हैव वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेस थ्योरम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 100% ये श्योर है कि बेस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही है। तो बस हमारा टारगेट यही है कि बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके लिए पहले हम आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझाते हैं। जब टोटल प्रोबेबिलिटी हम कंफर्म कर लेंगे उसके बाद हम बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड रहेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेट E1 E2 till En are an mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment correct. Let E1 E2 En are n mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment. I think आपको ये दोनों ही वर्ड क्लियर होने चाहिए। What is the meaning of mutually exclusive and what is the meaning of exhaustive events? Mutually exclusive events का मतलब है कोई भी दो इवेंट एक साथ आकर नहीं हो सकते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 फाई के बराबर होगा, E2 इंटरसेक्शन E3 फाई के बराबर होगा, E3 इंटरसेक्शन E1 फाई के बराबर होगा। कोई भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे फाई आएगा। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने का मतलब है इन सभी इवेंट्स का यूनियन जो है वो अपना सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। हमने लिखा है E1 E2 En are n mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment. A is an event which occurs with E1 or E2 or E3 till और En। मतलब एक हमारी ए इवेंट्स है जिसे हम कह सकते हैं कॉमन इवेंट है। ये E1 के साथ भी अकर हो सकती है, E2 के साथ, E3 के साथ, En के साथ। देन रिमेंबर ऑलवेज probability of a event, this is equal to probability of E1 multiplied by a by E1 plus probability of E2 multiplied by a by E2 and so on probability of En into probability of a by En। ये आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ये फार्मूला। और थोड़ा हम अभी आपको डिफ़ाइन करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैलकुलेट कर देंगे एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En कैलकुलेट करके रख देंगे। आफ्टर दैट ए बाई ई वन का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रॉब्लम से हम इसे
ढूंढ निकालेंगे कहीं ना कहीं से। एंड इसी तरीके से हम ए वाई ई टू को भी लिख सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई ई एन को भी लिख देंगे। ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। इन जनरल आपको 2 या 3 इवेंट्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। हमने तो एन एग्जाम्पल के साथ दिया है, E1 E2 एंड E3। इससे ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं आया आज तक, ना आएगा। हो सकता है 2 का ही आ जाए। तो हमने E1 E2 एंड EN निकाल दी और AY1 AY2 एंड AY भी कैलकुलेट कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, बस फार्मूला बन जाएगा आपका E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू AY2 एंड सो ऑन। लास्ट इज probability of En into probability of AY En। तो इस फार्मूले को लर्न करना बहुत आसान है। पहले आपने E1 E2 E3 En जो भी है वो कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद AY1 AY2 एंड AYEN कैलकुलेट कर दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, करेक्ट, ये बन जाएगा। थोड़ा सा एक ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ En है, ये 100% वन आएगा, क्योंकि ये सारी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम पक्का 1 के बराबर होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करेंगे कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपने बनाई हुई है, तो ये पक्का चेक करके देखेंगे। इनका सम 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। AY1 प्लस AY2 प्लस AY3 टिल AYEN मे बी 1 और मे नॉट 1। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। E1 E2 EN एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एक ऐसी इवेंट है जो E1 E2 E3 EN किसी के साथ भी अगर हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, E1 इंटू AY1 प्लस E2 इंटू AY2 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AYEN। ठीक है, ये लिखने का तरीका बताया हुआ है और ये थोड़ा सा एक पॉइंट है चेक करने का। तो इसी पर बेस्ड आज हम स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, ये बेस बना के देगा बेस थ्योरम का। ओके बेटा, यस बेटा, तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ बैग ए कंटेंस 8 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स, बैग बी कंटेंस 10 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स, one ball is drawn from bag A and without noticing its color put in bag B, then a ball is drawn from bag B, find the probability that ball drawn is white। क्या प्रॉब्लम है, कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ये अपना बैग ए है और ये अपना बैग बी है। बैग ए में कहता है 8 वाइट हैं प्लस 7 रेड है, बैग बी में 10 वाइट एंड 5 रेड है। 1 बॉल यहाँ से हमने ड्रॉ की विदाउट कलर नोटिस किए हुए, इसके अंदर हमने इसे पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद एक बॉल यहाँ से हमने ड्रॉ की है। आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो यहाँ से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो वाइट है, ये क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन सी हैं। देखिए, बैग ए से एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो बॉल आपकी वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो एक रेड बॉल ड्रॉ करना और एक वाइट बॉल ड्रॉ करना बैग ए से, ये हमारी 2 E1 एंड E2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाती हैं और ये बॉल हमने इसमें पुट कर दी। उसके बाद यहाँ से एक वाइट कैलकुलेट करना कॉमन इवेंट है। अगर हम यहाँ से वाइट निकालते हैं तब भी वाइट आ सकती है, रेड निकालते हैं तब भी वाइट आ सकती है। तो मैंने माना कि हम पहले वाइट निकालते हैं या रेड निकालते हैं। तो यहाँ पर या तो हम वाइट पुट करेंगे भैया,
या रेड पुट करेंगे, उसके बाद वाइट लेंगे। तो पहले इवेंट्स डिफाइन करनी है। इवन मीन्स E1 drawing a white wall from bag A, and E2 means drawing a red wall from bag A, एंड जो कॉमन इवेंट है A वो क्या है, ड्राइंग अ वाइट वॉल फ्रॉम बैग B। पहले बैग से वाइट या रेड कुछ भी आ सकती है, लेकिन दूसरे बैग से हमें वाइट ही निकाल के देनी है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने बताया कैसे लिखेंगे थ्योरी के वक्त। E1 पहले हमें नोट करना है, फिर E2 हमें नोट करना है, इसके बाद A/E1 देना है, और इसके बाद A/E2 देना है। ओके, E1 पहले से वाइट ड्रॉ करने का 8 7 15, 8 फेवर में है, टोटल 15 है। अगर रेड निकालते हैं तो क्या आता है इसका 7/15, टोटल 15, फेवरेबल 7। अब A/E1 का क्या मीनिंग है, गेटिंग वाइट फ्रॉम सेकेंड वेन एवर फर्स्ट वॉल कमिंग फ्रॉम बैग A इज़ वाइट। पहले बैग से वाइट आ रही है तब वाइट निकालना। अगर पहले से वाइट आ रही है तो अपने पास 11 वाइट हो जाएंगी, 5 रेड रहेंगी। तो यहाँ से वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/16। दोबारा A/E2 गेटिंग ए वाइट फ्रॉम सेकेंड वेन एवर रेड इज कमिंग। रेड कमिंग है तो अपने पास 10 वाइट है एंड 6 रेड है, लानी हमें वाइट ही है, तो ये हो जाएगी 10/16। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमें तो वाइट चाहिए बस। इसका फार्मूला अभी बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एंड ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस E2 इंटू probability of A/E2. This is equal to 8 into 11, 15 into 16 plus 7 into 15 and 10 into 16। देखो एलसीएम नहीं ख़राब करना है, वैसे तो 8 से ये कट जाएगा, लेकिन हम नहीं काटेंगे। हाँ इतना करेंगे, इसको 5 लिख देंगे, इसको 8 लिख देंगे। इसको मैंने 4 लिखा और इसको हमने 8 लिखा। यहाँ से हम चाहते तो ये 3 ला सकते थे, बट नहीं काटेंगे, नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 ज़ा 120, 44 ये हो गया है एंड प्लस 35 ये, तो इट इज़ कमिंग 79/120। आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो 79/120 हो जाएगी। आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 2 बैग थे, पहले बैग में 8 वाइट 7 रेड, दूसरे में 10 वाइट 5 रेड। यहाँ से एक वॉल ड्रॉ करके इसमें ट्रांसफ़र कर दी गई है और उसके बाद वहाँ से एक वॉल निकाली गई है, उसके वाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। पहले आपने E1 E2 A डिसाइड किया, हमने आपको बताया था इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, वो हो रहा है। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इनका सम 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, बात ख़त्म हो जाती है। तो इट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, देयर 3 मशीन्स ABC प्रोड्यूसेस 50%, 25% एंड 25% प्रोडक्ट। मतलब किसी भी फैक्ट्री में कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें से 50% मशीन A बना देती है और बाकी का 25% ये मशीन B और C बना के देती है। इसके बाद फर्दर क्या देखा गया है, इट इज़ नॉन दैट 4% एंड 5% प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ABC आर डिफेक्टिव। मतलब मशीन A से 4% प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनते हैं, मशीन B से भी 4% प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनते हैं एंड मशीन C से 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनते हैं। वन प्रोडक्ट इज पिक्ड अप,
मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट रखे हुए बने हुए उनमें से हमने वन प्रोडक्ट पिक किया। सपोज़ मान लीजिए हम ट्यूबलाइट्स बनाते हैं या बल्ब बनाते हैं, तो हमने जो टोटल बल्ब बने रखे हैं उनमें से एक बल्ब पिक किया। वो क्या पाया गया, मतलब क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव। अब जो हमने एक पाइल है प्रोडक्ट्स की, उसमें से एक आइटम को हमने क्या किया है, पिक किया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है। अब ये भाई डिफेक्टिव क्या हो सकता है, पहली मशीन से भी आ सकता है, दूसरी से भी आ सकता है, तीसरी से भी आ सकता है। तो आप पहले सोचिए यहाँ पर E1 E2 E3 क्या होगा। E1 ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, तो E1 होगा आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए, आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी एंड आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन सी। ये तो हो जाएगा E1 E2 एंड E3। कॉमन इवेंट क्या है, आइटम इज़ डिफेक्टिव। आइटम अगर डिफेक्टिव है तो ये हमारी कॉमन इवेंट बन जाती है। तो अब नोट करते हैं इसमें E1 प्रोडक्ट इज़, या आइटम इज़ कुछ भी लिख दीजिए, आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए। E2 आप क्या लिखेंगे, आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी एंड E3 आप क्या लिखेंगे, आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मशीन सी। एंड जो कॉमन इवेंट हम ए डालते थे, ए क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड आइटम इज़ डिफेक्टिव, प्रोड्यूस्ड आइटम इज़ डिफेक्टिव। ये अपनी इवेंट्स हो गई। अब आपको E1 देना है, बहुत आसानी से लिख सकते हो, यहाँ E2 देना है एंड E3 देना है। E1 कितना है अपना, 50% है, 50/100, ये 25/100 है, ये भी आपका 25/100 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 देना है, कितना डिफेक्टिव है, 5/100 है। A/E2 मतलब समझ में आना चाहिए, आइटम इज़ डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए, आइटम इज़ डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी। तो ये है 4%, नहीं ये तो 4% है भाई, 4% है, दूसरा भी 4% ही है एंड तीसरा 100 है, वो 5 है। दिस इज इक्वल टू 5/100। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, आइटम इज़ डिफेक्टिव। फार्मूला लिखूं, आप खुद ही लिख लेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 4, सबका डिनोमीटर बराबर ही है, 25 इंटू 4 एंड 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, सीधा लिख देंगे 100 इंटू 100। 200 यहाँ से आएगा, यहाँ से 100 आएगा और यहाँ से 125, टोटल कितना हो जाएगा 425। 425 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 4 प्लेस पर डेसिमल, तो पूरा ही आंसर दे दो 0.0425। आइटम इज़ डिफेक्टिव, इसके चांसेस होंगे आपके, अगर परसेंटेज में दोगे तो 4.25 होंगे, अदरवाइज़ आपका 0.0425। करेक्ट। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। पहले वाला 2 इवेंट बेस्ड था, ये हमने 3 इवेंट्स बेस्ड रखा था। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन आता ही नहीं है, या तो 2 इवेंट बेस्ड होगा या 3 इवेंट होगा। करेक्ट। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की कोशिश की है हमने यहाँ पर। ए बैग कंटेंस 2n+1 कॉइन्स। एक बैग में 2n+1 कॉइन्स हैं। इट इज़ नॉन दैट n कॉइन्स आर हैविंग हेड ऑन बोथ साइड। n कॉइन्स के दोनों ही साइड में हेड है। रेस्ट आर फेयर कॉइन, मतलब एक साइड में हेड है और दूसरी साइड में टेल है। कितने हैं रेस्ट, टोटल 2n+1 है, तो n हो गए फर्स्ट टाइप के, तो दूसरे वाले n+1 हो जाएंगे। करेक्ट।
इसके बाद क्या है, अ कोइन इज पिक्ड अप एंड टॉस्ड, हमने इस बैग से एक कोइन निकाला, कोई सा भी निकाला, चाहे फेयर निकाला या टू हेडेड निकाला, और उसको क्या किया है, टॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है इसमें कितना, 31/42, 31/42 प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए हेड। तो ये हमसे जानना चाहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एन कितना है, मतलब इसने प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इसमें प्रोबेबिलिटी दे दी है, करेक्ट, और आपसे एन जानना चाहा है। अच्छा प्रॉब्लम है, अगर ये टीचर एक्सपेरिमेंट करेगा तो पक्का ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ट्रैक का क्वेश्चन पूछेगा, तो जो हमने आपको फर्स्ट सेकंड दिया है वैसा क्वेश्चन देगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम आपसे जानना चाहता है। हमें प्रैक्टिस करनी है। आपने अगर एनसीईआरटी देखी होगी तो टोटल प्रोबेबिलिटी का केवल एक एग्जाम्पल दिया गया है और एक ही प्रॉब्लम दिया गया है। आप जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो बेस थ्योरम में जो एक्सरसाइज में पहला प्रॉब्लम है वो टोटल प्रोबेबिलिटी पर है, और एक एग्जाम्पल है जिसमें कंस्ट्रक्शन जॉब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके ऊपर दिया है उसने। तो ये हम कैसे प्रॉब्लम करेंगे भाई, पहले तो ये सोचो कि बैग में दो टाइप के कॉइन हैं, आप एक कॉइन निकालते हैं तो क्या कौन सा कॉइन आएगा, मे बी ये आपका बाइज्ड कॉइन आ जाए, बाइज्ड का मतलब टू हेडेड हो जाए, या फिर फेयर कॉइन आ जाए। तो आपने यहाँ पर E1 एंड E2 लिखा है। E1 टॉसिंग ऑफ अ टू हेडेड कॉइन, ये रहा, एंड E2 क्या है, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, जो फेयर कॉइन है उसको टॉस करना, और A क्या है, गेटिंग हेड। PE1 भाई कितने हैं हमारे टू हेडेड, n, टोटल 2n+1 है। PE2 कितने रह गए, अब n+1 ही रह गए ना, अपॉन में 2n+1, ये आ गया PE2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, बेटा A/E1 का जब तक आप मीनिंग नहीं निकालते हैं ये नहीं लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A/E1, गेटिंग हेड वेन एवर टू हेडेड कोइन इज टॉस्ड, जब दो हेड वाला सिक्का आप टॉस करेंगे तो हेड आने के चांसेस तो 100% है, और कुछ आएगा ही नहीं हेड के सिवा, तो 100% मीन्स 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, गेटिंग हेड वेन एवर अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं, तो ये 50% है, 1/2। PA फार्मूला लिख देते हैं, लिखेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ डाल सकते थे, बट ना चाहते हुए भी लिखा है कि आप भी लिखना सीखें, बार बार आपको याद हो जाए। ये आपको दिया हुआ है इन्होंने 31/42, दिस इज इक्वल टू n/2n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n+1/2n+1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। सॉल्व कीजिए भाई, एलसीएम ले लो, 31/42 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2n+1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस का n प्लस का 1, देखो 2 से कट कर दो तो ये 21 हो जाएगा। बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही हमारे पास ऑप्शन है, 62n एंड प्लस 31, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 से ये हो जाएगा 63n प्लस का 21, तो 10 इज इक्वल टू n, मतलब आपके बैग में 10 कॉइन्स क्या हैं, इसमें 10 मतलब जो 10 कॉइन्स हैं वो हमारे टू हेडेड हैं, n कॉइन्स टू हेडेड हैं तो 10 कॉइन्स टू हेडेड हैं, बाकी के 11 कॉइन्स जो हैं फेयर कॉइन्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस पर, ठीक है। यस बेटा, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड, और मेरे हिसाब से अगर ये 5 प्रॉब्लम आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर लेंगे।
There are two bag. First bag contains 5 white and 3 red, and second bag contains 3 white and 5 red balls. दो बैग हैं, ये हमने क्यों दिया है अभी आपके सामने रीज़न आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी दे चुके थे, बट यहाँ पर क्या हमारा टारगेट रहा, क्या इंटेंशन था, वो मैं बताता हूँ। जो हमारा बैग 1 है, इसमें 5 वाइट एंड 3 रेड है, ये पहला बैग है। दूसरे में 3 वाइट एंड 5 रेड है, ये अपना दूसरा अर्न है, दूसरा बैग है। 2 वॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एक नहीं, अब की बार यहाँ से 2 वॉल निकाली हैं। 2 वॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 पुट इनटू सेकंड बैग विदाउट नोटिसिंग कलर, ये दोनों की दोनों हमने इसके अंदर प्लेस कर दिए हैं। एंड आफ्टर दैट 2 ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, उसके बाद 2 यहाँ से निकाली हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वॉल्स आर वाइट एंड रेड, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो वाइट और रेड निकल के आई हैं। ये है हमारी प्रॉब्लम। एक बैग एक वॉल निकालना तो आसान काम था, हम पहले दे चुके हैं। अब की बार हमने एक नहीं 2 वॉल ड्रॉ की है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्क है। तो यहाँ पर पहले तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नोट करो। E1 क्या होगा, E1 आपका रहेगा यहाँ पर ड्राइंग 2 वाइट वॉल्स फ्रॉम बैग 1। E2 क्या होगा, ड्राइंग 2 रेड वॉल्स फ्रॉम बैग। क्या ख़त्म हो गया E1 E2? नहीं, एक और भी पॉसिबिलिटी है, ड्राइंग 1 वाइट एंड 1 रेड फ्रॉम बैग फर्स्ट। बैग 1 से या तो दोनों की दोनों वाइट निकाल सकते हैं, या दोनों की दोनों रेड, या 1 वाइट एंड 1 रेड निकाल सकते हैं। एंड ए क्या है, गेटिंग 1 रेड एंड 1 वाइट फ्रॉम बैग 2। जो कॉमन इवेंट है हमारी, वो चाहे यहाँ से कुछ भी कैसा भी कंटेंट जा रहा हो, निकालनी मुझे वाइट राइट है, तो वो हमने लिख दिया है। अब देखिए 2 कैसे निकलेंगी। PE1 यहाँ काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। PE1 यहाँ से 2 वाइट लेना, मतलब ये हो जाएगा 5C2 अपॉन में 8C2। कैलकुलेशन अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा समय के बाद करेंगे। इसके बाद PE2 2 रेड, 3 रेड है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2। एंड PE3, इसके लिए भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं, छोड़ देते हैं अभी। अब यहाँ हमें PE3 भी निकालना पड़ेगा। PE3 ये क्या रहेगा, PE3 1 वाइट एंड 1 रेड 5C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 8C2। अब कैलकुलेशन करते हैं पहले इन 3 की। तो देखो ये हम यहाँ से करके ले आते हैं 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, और ये 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ये फिनिश कर देंगे 20/56। ये हो जाएगा 20/56। 3C2 तो ये आएगा 3 इंटू 2 एंड 8 इंटू 7, 6/56। अब ऐसे इच्छा है तो कर लीजिए, नहीं तो ये 30/56 ही आएगा। तो ये आएगा 30/56, करके देख लो। क्यों, ये 5 इंटू 3, ये 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ये ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 30/36। क्यों हमने सोच लिया था ऐसा, 20, 26 एंड 30, 56। तो ये तो 3 प्रोबेबिलिटीज़ हमारी लिख गई हैं। E1 भी हो गया, E2 भी हो गया एंड E3 भी हो गया। मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी लिखना थोड़ा सा टेक्निकल था। आगे भी काम तो अच्छा ही है। देखिए अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 गेटिंग 1 वाइट एंड 1 रेड व्हेन एवर 2 वाइट आर ट्रांसफर्ड। 2 वाइट ट्रांसफर्ड हो गई हैं, तो 5 वाइट हो गई हैं एंड 5 रेड हो गई हैं। ये है पहली सिचुएशन।
तो यहाँ से एक 5C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 10C2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालना है। ये कब दो रेड जाती हैं, तो 3 वाइट हैं एंड 7 रेड है, तो यहाँ हो जाएगा 3C1 इंटू 7C1 अपॉन में 10C2 एंड लास्ट A/E3 एक एक जाती है, तो ये आती है 4 वाइट एंड 6 रेड। 4C1 इंटू में 6C1 डिवाइडेड बाई 10C2। कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। एक में कर देता हूँ 5 फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा 5 10 इंटू 9 ऊपर हो जाएगा 2 25 50 अपॉन 90। ये आएगा 50/90। दूसरा देखिए 3 7 21 42, ये आ जाएगा 42 अपॉन में 90। 3 एंड 7 21 और 2 और पहुंच जाएगा, तो ये 42। यहाँ 1 का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। ये 4 6 24 और 2 48 अपॉन 90। तो ये आपने कैलकुलेट कर दी है। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको आता है, कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस। इसके बाद PE2 इंटू में ये कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड PE3 और ये वाला, इनको कर दीजिए, आपस में ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैन इसमें ये लिखना था E1 कैसे लिखोगे, E2 एंड E3, A/E1 A/E2 एंड A/E3। इसी पर आपका कन्फ्यूजन होना चाहिए था, वो हमने क्लियर कर दिया। अब तो हो ही जाएगा। कैलकुलेशन है सिंपल सी, 20/56 इंटू में 50/90 प्लस 6/56 इंटू में 42/90 प्लस 30/56 इंटू 40/90। तो ये हो जाता है फोर्थ। फिफ्थ में भी थोड़ा सा हमने कुछ नया रखा है। हर प्रॉब्लम में कोशिश हमने यही की है कि कुछ थोड़ा सा आपको नया दिया जाए, जिससे कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आपको एग्ज़ाम में मिलती है तो आप बड़े अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। देखिए इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, क्योंकि बेस थ्योरम का क्वेश्चन जनरली ये 6 मार्क्स में पूछते थे। बेस आपसे पूछ नहीं रहे हैं अभी एग्ज़ाम में, तो हो सकता है छोटा क्वेश्चन मान करके टोटल प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स में डाल दें। 5 में भी डाल सकते हैं, बट 5 में आने के चांसेस कम हैं। बेस का 3 नंबर का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा लगता है, नहीं पूछना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट पे आ जाएगा एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है, बट यहाँ थोड़ा बड़ा लगता है। या तो ये फिर 5 मार्क्स का दे दें, नहीं तो फिर थोड़ा बच्चे के साथ एक तरह से इनजस्टिस सा होगा अगर बेस थ्योरम 3 मार्क्स में पूछते हैं। पास्ट ईयर्स में बेस थ्योरम हमेशा 6 मार्क्स में ही आता था, कहाँ 6 में और कहाँ अब 3 में पूछा जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी। There are 2 urns. Urn A contains 3 red and 4 green, and urn B contains 4 red and 3 green balls. दो हमारे पास स्पॉट्स हैं, अर्न हैं जिनके अंदर रेड एंड ग्रीन बॉल है। अभी भी ऐसा ही था, अभी बैक थे, अभी अर्न आ गए, लेकिन थोड़ा आगे प्रॉब्लम कैसे करके टर्न किया है वो देखिए। अब फेयर डाइज इज टॉस्ड। अब क्या किया है, अर्न तो रखे हुए हैं, एक फेयर डाई टॉस किया है। इफ़ 1 और 3 टर्न अप, अगर 1 या 3 आता है, अ वॉल इज टेकन फ्रॉम अर्न ए। अर्न ए से एक वॉल ले लेते हैं। इफ़ एनी अदर नंबर टर्न अप, बाकी के जो 4 आउटकम हैं उनमें से कुछ भी आ जाता है। ए वॉल इज टेकन फ्रॉम अर्न बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल के देनी है, रेड बॉल की। इस प्रॉब्लम में बच्चा मेनली यही नहीं सोच पाता है कि यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे। थिंक करो, 1 मिनट हम आपको देते हैं कि इसमें E1 एंड E2 क्या होंगी। अगर E1 एंड E2 आपने थिंक कर लिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड E1 E2 नहीं थिंक कर पाए तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ अर्न 1 या अर्न 2 को सेलेक्ट करना E1 E2 नहीं है,
यहाँ प्रॉब्लम हमारा टोटल किस पर बेस्ड है, डाई के आउटकम के ऊपर डिपेंड है कि हम अर्न कौन सा लेते हैं। तो यहाँ पर जो इवन इवेंट है वो होनी चाहिए व्हेन वी आर हैविंग 1 and 3 on die, and E2 we are having 2, 4, 5, 6 on die। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप E1 लिखेंगे गेटिंग 1 or 3 on dice, and E2 getting 2 or 4 or 5 or 6 on dice, and A means गेटिंग अ रेड बॉल लाना है मुझे, ये ए इवेंट है। अब जब इवेंट सही से डिसाइड कर ली है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। PE1 2/6 एंड PE2 4/6। यहाँ हम चाहे तो काट लें क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर नहीं चेंज हो रहा है, 1/3 एंड 2/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। पहले भैया A/E1 का मीनिंग समझो। गेटिंग ए रेड वेन एवर 1 और 3 ऑन डाई। जब 1 और 3 डाई पर है तो बैग या अर्न कौन सा लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, अर्न ए लेते हैं। अर्न ए में 3 रेड एंड 4 ग्रीन हैं, तो यहाँ से रेड आने का चांसेस 3/7 होगा। ये है ना अर्न ए। जब यहाँ से ये 1 और 3 आता है तो यही तो अर्न लिया जाता है। अब A/E2 मीनिंग नहीं निकालोगे तो नहीं कर पाओगे। गेटिंग रेड वेन एवर वी आर हैविंग 1, 2, 4, 5 और 6, तो हम अर्न बी लेते हैं। अर्न बी में क्या है, 4 रेड एंड 3 ग्रीन, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो गई। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला भी मैं नहीं लिखता हूँ, बहुत बार लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिख दिया 2/3 × 4। अगर आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिख देते हो कोई गलत नहीं है। 3 + 8/21 एंड इट इज़ 11/21। 3 एंड ये 8, 11/21। तो इस तरीके से हमने आज टोटल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट की है। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बेस थ्योरम की है। हम बेस थ्योरम को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और उस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम भी देखेंगे। थैंक यू बेटा।